हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, हम अपना कॉपरेक्ट कर रहे थे और आज कॉपरेक्ट की लास्ट वीडियो है और आज हमने पूरा एक्ट कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट लायबिलिटी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और मेडिएशन वाला कंप्लीट किया था। प्रोडक्ट लायबिलिटी वाले का भी हमने सेक्शन 85 तक देख लिया था कि लायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, कि कौन कौन से ऐसे केसेज है जिनमें ये सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर और जो प्रोडक्ट सेलर है वो लायबल होते हैं। एक बंदे का रह गया था प्रोडक्ट सेलर, कि वो कौन कौन से केसेस में लायबल होता है कि वो भी कंपनसेशन पे करेगा। इसकी बात की गई है सेक्शन 86 में। अब इसमें क्या लिखा है, नीचे दी हुई है सिचुएशंस कि किन किन केसेस में उसको कंपनसेशन देनी पड़ती है। अ प्रोडक्ट सेलर हु इज़ नॉट अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल इन अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इफ first is he has exercised the substantial control over the designing, testing, manufacturing, packaging और labeling of a product that cause harm। सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर जो हमारा प्रोडक्ट सेलर है उसने ही प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग करवाई है और उसी की वजह से अगर हार्म पहुंच रहा है तो हम किससे कंपनसेशन क्लेम करेंगे? प्रोडक्ट सेलर से ही करेंगे, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके पास था? प्रोडक्ट सेलर के पास। बी पॉइंट इज ही हैज़ ऑल्टर्ड, मॉडिफाइड द प्रोडक्ट एंड सच ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन वॉज द सब्सटेंशियल फैक्टर इन कॉजिंग द हार्म। मान लो कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट सेलर को गुड्स भेजे, उसी प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट सेलर है उसने कुछ चेंजेस कर दिए, मॉडिफिकेशन कर दी और उन्हीं मॉडिफिकेशन और चेंजेस के कारण मुझे कोई नुकसान हुआ है, मुझे कोई हार्म पहुंचा है, तो मैं किससे कंपनसेशन क्लेम करूंगी? प्रोडक्ट सेलर से, क्योंकि उसकी मॉडिफिकेशन की वजह से मुझे हार्म पहुंचा है। ठीक है। सी पॉइंट इज ही हैज़ प्रोवाइडेड एन एक्सप्रेस वारंटी फॉर अ प्रोडक्ट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरर्स वारंटी एंड द प्रोडक्ट फेल्ड टू मीट द सेलर्स वारंटी कॉजिंग द हार्म। अब हमने क्या देखा, जो मैन्युफैक्चरर जो गुड्स देते हैं हमें, जब हम मैन्युफैक्चरर से कोई भी गुड लेते हैं वो हमें वारंटी देता है, अगर नहीं देता तो हम उससे कंपनसेशन क्लेम करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरर ने ना प्रोडक्ट सेलर को गुड्स भेजे और उसके ऊपर अपनी वारंटी मैन्युफैक्चरर ने भेजी थी, बट प्रोडक्ट सेलर ने उस वारंटी को हटा के अपनी एक इंडिपेंडेंट वारंटी उस प्रोडक्ट पे लगा के दी, बट उस वारंटी से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को नुकसान हुआ, तो मैं किससे क्लेम करूँगी नुकसान? किससे करूँगी? प्रोडक्ट सेलर से, जिसने कि एक इंडिपेंडेंट वारंटी बनाई। ठीक है। द डी पॉइंट इज द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम एंड द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट is not known, or if known the service of notice process or the warrant cannot be effected on him, or he is not the subject to the law which is in force in India or other। सिंपल सी बात उन्होंने क्या गई, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट भेज दिया था प्रोडक्ट सेलर के पास, प्रोडक्ट सेलर ने मेरे को गुड्स भेजे, मेरे को नुकसान हुआ, बट अब जो मैन्युफैक्चरर है, हमें मैन्युफैक्चरर का नहीं पता, मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी हिडन है। ठीक है। या फिर जो मैन्युफैक्चरर ने नोटिस भी दिया सर्विस का, या फिर जो उसने वारंट भी दिया वो इफेक्टिव नहीं था, तो उस केस में मैं वारंटी किससे कंपनसेशन किससे क्लेम करूँगी? प्रोडक्ट सेलर से, क्योंकि मेरे को तो अपना नुकसान पूरा करना है ना, जो मेरे को लॉस हुआ है, तो फिर मैं किससे करूँगी? प्रोडक्ट सेलर से। सिंपल सी बात है, जब हमें मैन्युफैक्चरर का नहीं पता कि किसने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किया, ना ही मेरे पास कोई वारंट है, ना ही कोई नोटिस है उसका मैन्युफैक्चर का, तो मैं क्लेम किससे करूँगी? प्रोडक्ट सेलर से। एंड द लास्ट इज इफ he failed to exercise the reasonable care in assembling, inspecting or maintaining such product, or he did not pass the warnings or the instruction of the product manufacturer regarding the dangers involved or the proper usage of the product while selling such product, and such failure was the proximate cause of the harm। सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट सेलर को प्रोडक्ट्स भेज दिए, मैन्युफैक्चरर ने बताया भी था कि अगर तेरे पास ये कोई गुड्स लेने आएगा तो तूने उसे ये वार्निंग्स देनी है कि इस प्रोडक्ट में हमने इस तरह से यूज़ करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है। बट ना जो प्रोडक्ट सेलर है, ना ही वो प्रोडक्ट की रीज़नेबल केयर बरत पाया, और ना ही जब उससे कोई ख़रीदने आया, ना ही वो उसको इंस्ट्रक्शंस उसने पूरी दी, ना उसको वार्निंग्स दी, तो उस केस में हम किससे क्लेम करेंगे कंपनसेशन? प्रोडक्ट सेलर से, क्योंकि गलती किसकी है? प्रोडक्ट सेलर की है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी ना। अब प्रोडक्ट सेलर आगे नहीं दे पाया कस्टमर को, तो गलती किसकी है? प्रोडक्ट सेलर की। ठीक है। ये था लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेलर, सेक्शन 86। अब आता है हमारा सेक्शन 87, दैट इज एक्सेप्शंस टू द प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। पहले हमने पिछले 3 सेक्शन में क्या देखा कि कौन कौन से केसेस में हम कंपनसेशन क्लेम करेंगे। अब आते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जब हम मैन्युफैक्चरर से, सेलर से या सर्विस प्रोवाइडर से कंपनसेशन क्लेम नहीं करते, और अगर हम उनके खिलाफ कंप्लेंट करते भी हैं तो वो कंप्लेंट मानी नहीं जाएगी। अब इसकी बात की है सेक्शन 87 में। अब इसमें क्या लिखा है? द प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन कैन नॉट बी बॉट अगेंस्ट द सेलर इफ द प्रोडक्ट मिस यूज, ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड। सिंपल सी बात है यार, मैं मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेके आई, या सर्विस प्रोवाइडर से मैं सर्विस ले आई, प्रोडक्ट सेलर से मैं प्रोडक्ट ले आई, मैंने उस सर्विस में उस जो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लाई या जो मैं प्रोडक्ट लेके आई सेलर से, उसमें मैंने खुद ही ऑल्टरेशन कर दी, उसमें मैंने खुद ही मॉडिफिकेशन कर दी, या फिर मैंने खुद ही प्रोडक्ट का मिसयूज़ किया जिसकी वजह से मेरे को नुकसान हुआ है।
ठीक है। द मैन्युफैक्चरर इज़ नॉट लाइबल फॉर द इनएडिक्वेट वार्निंग्स और द इंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरर उस केस में जब मैंने खुद ही उसकी मिसयूज़ किया, ऑल्टरेशन कर दी और मॉडिफिकेशन, तो फिर मैन्युफैक्चरर कैसे लाइबल हो सकता है यार, क्योंकि उसने तो मुझे वार्निंग्स दी थी। अब मैंने खुद ही उस चीज़ का गलत यूज़ किया तो उसकी वजह से मेरे को नुकसान हुआ है, तो मैन्युफैक्चरर लाइबल नहीं होगा। तो अब आगे और भी पॉइंट्स हैं। क्या है? दस द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल नॉट बी लाइबल इफ़ first is the product was purchased by an employer for use at the workplace and the product manufacturer had provided the warnings or the instructions to such employer। सिंपल है कि यार मैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास गई या किसी सेलर के पास गई, मैं उससे प्रोडक्ट्स लेके आई, कोई मशीन लेके आई, मैंने अपने वो मशीन लगाई अपनी काम की जगह पे जहाँ पे मैं काम करती हूँ, और मेरे को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने उस मशीन के रिगार्डिंग सारी वार्निंग्स और सारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दे दी थी। उस केस में मैं उससे कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकती अगर आगे जाके मेरे को कोई भी नुकसान या कोई भी हार्म पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने, प्रोडक्ट सेलर ने मेरे को तो सारी वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस दी थी ना। ठीक है। बी पॉइंट इज द कंप्लेनेंट सफर्ड हार्म ड्यू टू द यूज ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड एज अ कॉम्पोनेंट और अ मटेरियल इन अनदर प्रोडक्ट डिस्पाइट द मैन्युफैक्चरर्स वार्निंग। सिंपल सी बात है यार, कंप्लेनेंट को नुकसान हुआ, मतलब मैं जिसने ख़रीदा, मैं कंप्लेंट फाइल करने की, मेरे को नुकसान हुआ और मैं प्रोडक्ट लेके आई, एग्जांपल हो, मैं प्रोडक्ट लेके आई, वो प्रोडक्ट यूज़ किसी और चीज़ में होना था, मैंने किसी और चीज़ में यूज़ किया, और मेरे को जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोडक्ट सेलर है उसने मेरे को सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, बट मैंने ही उस प्रोडक्ट का मिसयूज़ किया या उस प्रोडक्ट को किसी और जगह पे यूज़ कर लिया, जहाँ पे यूज़ होना था वहाँ पे नहीं किया, किसी और जगह कर लिया, तो उसमें तो मैन्युफैक्चरर की और सेलर की गलती नहीं है, उसमें तो मेरी गलती है ना कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है। सी पॉइंट इज द प्रोडक्ट वॉज वन विच वॉज लीगली मेंट टू बी यूज्ड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट और द क्लास ऑफ एक्सपर्ट्स एंड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैड एम्प्लॉयड अ रीजनेबल मीन्स टू गिव द वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूजेज ऑफ सच प्रोडक्ट टू सच एक्सपर्ट्स और द क्लास ऑफ एक्सपर्ट्स। कि मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिस प्रोडक्ट की यूजेज किसने करनी थी, एक्सपर्ट ने करनी थी, या फिर कोई ऐसी मशीन मैंने लगवाई जिस मशीन की फिटिंग किसने करनी थी, एक्सपर्ट ने, और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर था या फिर जो प्रोडक्ट सेलर था उसने एक्सपर्ट्स को भी सारे इंस्ट्रक्शंस और सारी वार्निंग्स दे दी थी। अब अगर वो एक्सपर्ट्स को अपनी गलती की वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो वो किसकी गलती है? एक्सपर्ट्स की गलती है, उसमें मैन्युफैक्चरर की या प्रोडक्ट सेलर की तो गलती है ही नहीं। तो उस केस में भी उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं हम लगा सकते, उनसे हम कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि गलती किसकी है? हमारी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वार्निंग्स दे दी, अब हम उन वार्निंग्स को इग्नोर करें या जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने नहीं ध्यान दिया उसकी बातों पे, तो दैट्स नॉट देयर फॉल्ट। ठीक है। डी पॉइंट इज द कंप्लेनेंट वाइल यूजिंग सच प्रोडक्ट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और एनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विच हैड नॉट बीन प्रिस्क्राइब बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। सिंपल सी बात है यार, मैं जब वो प्रोडक्ट या जब मशीन यूज़ कर रही थी ना, जब मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, मैंने नशे वगैरह किए हुए थे, मैं नशे में धुत थी, मैं होश में ही नहीं थी, तो उस टाइम पे जब डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है कि दीज थिंग्स आर इंजरियस फॉर हेल्थ, ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए नहीं सही, मैं उन सब चीज़ों को यूज़ कंज्यूम करने के बाद प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ जब मेरे को होश ही नहीं है, उस टाइम पे अगर मेरे को कोई नुकसान पहुँच रहा है तो उसमें मैन्युफैक्चरर की कोई गलती नहीं है, ना प्रोडक्ट सेलर की गलती है, उसमें गलती किसकी है? मेरी गलती है, क्योंकि मैं जब नशे में हूँ, जब मेरे को होश ही नहीं है, तो मैं क्यों उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ? ठीक है। हुण मैं नशे च हैगी, मैं चाकू लैके बह जावां जे मेरे चाकू वज जाए तो गलती किहदी है? मेरी है ना, कि मैं नशे च धुत है तो मैं चाकू लैके बैठी हाँ, वो चाकू ने तो चाकू वाले ने तो मैंने चाकू दिया था। ठीक है ना। तो इस केस में द product seller or the manufacturer is not liable. And the last is a product manufacturer shall not be liable for the failure of the instruct or the warning about danger which is obvious and common and known to the user or the consumer of such product. Such user or the consumer ought to have known, taking into account the characteristics of such product. सिंपल है यार, उन्होंने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है या फिर जो प्रोडक्ट लायबल है वो तब लायबल नहीं होते जब कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदा, ऐसी कोई चीज़ ख़रीदी जिसका सभी को पता है, पब्लिक में सबको पता है कि यार ये चीज़ से ना हमें ये नुकसान हो रहा है। ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में सबको पता ही है, तो अब अगर मैं ही गलती कर रही हूँ उस चीज़ को यूज़ करते हुए, तो उसमें मैन्युफैक्चरर की कहाँ से गलती है? इसका तो सबको पता है ना कि यार अगर मैं इस चीज़ को ऐसे यूज़ करूँगी तो नुकसान मेरा होगा, चोट मेरे लगेगी, तो उसमें मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है। ठीक है। ये था एक्सेप्शंस टू दी प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें जो लाइबिलिटी है वो नहीं लगती, जो कंपनसेशन है वो क्लेम नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्ट सेलर होता है, और जो हमारा प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कंपनसेशन पे नहीं करते। दिस वॉज सेक्शन 87।
नेक्स्ट आता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अब गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी। गलती क्या होती है? ऑफेंस। पेनल्टी मतलब पनिशमेंट। अब इसमें सेक्शन 88 और 89 है। सेक्शन 88 में क्या है? पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। अब सेंट्रल अथॉरिटी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और उसमें पहले से कुछ बातें लिखी हुई है जो कि हर बंदे ने फॉलो करनी होती है। अगर अब मैं वही चीज़ों के साथ नहीं फॉलो अप करी जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही बनाए हुए हैं, तो उस केस में मेरे ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी? इट कैन रिजल्ट इन द इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक की जेल, प्लस अ फाइन ऑफ ₹25 लाख, या फिर दोनों। 6 मंथ्स की जेल, 25 लाख रुपए फाइन, या फिर दोनों। वो मेरे ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी गलती के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी गलती कितनी बड़ी है। या अकेला फाइन लगेगा, या अकेली सज़ा होगी जेल की, या फिर दोनों। ठीक है। और नेक्स्ट आता है सेक्शन 89, दैट इज़ फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मैंने अपने प्रोडक्ट की गलत ऐड दे दी। मैं अपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी ऐड गलत दे रही हूँ। मेरे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स कुछ और है, मैं शो कुछ और कर रही हूँ। ठीक है। उसके कारण अगर जनरल पब्लिक को नुकसान हो रहा है तो ऑफकोर्स पनिशमेंट मिलेगी। इसमें क्या है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 ईयर्स, जेल होगी 2 साल तक की, और फाइन कितना है? 50 लाख फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। गलती के ऊपर 2 साल की सज़ा है, फाइन तो लगना ही है 50 लाख, या फिर दोनों भी लग सकता है। वो मेरी ऐड के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी ऐड से कितना नुकसान हुआ लोगों को, कितनी मेरी ऐड जो थी मिसलीडिंग थी। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो कि एप्लीकेबल होते हैं अंडर द कॉपरा एक्ट, अगर मैं नहीं कंप्लाई करती सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्शंस के साथ, या फिर अगर मैं कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देती हूँ। ठीक है। अब आता है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय कोर्ट, सेक्शन 92। इसमें सिंपल सा उन्होंने क्या है, कॉग्निजेंस का वैसे मीनिंग क्या होता है कि जब ना पहले थोड़ा शक हो जाता है कि यार इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर फर्म में, या ये पर्टिकुलर बंदा जो है ना कोई अपना ट्रेड में गलत काम कर रहा है, या फिर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है, मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है जो कॉर्पोरेट एक्ट में गलत माना जाता है। ठीक है। तो इन्होंने इसमें सिंपल क्या लिखा? नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 एंड 89। सेक्शन 88 और 89 में हमने वही देखी पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय इट इन दिस बिहाफ। सिंपल सी बात है यार, कंप्लेंट तभी तक ली जाएगी, पेनल्टी इम्पोज तब तक की जाएगी, ऑफेंस तब तक माना जाएगा जब तक कि सेंट्रल अथॉरिटी कहती है। जब सेंट्रल अथॉरिटी कहती है, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा ही कोई अपॉइंट किया गया ऑथराइज पर्सन है, अगर वो नोटिस देता है ना कि ये ऑफेंस है और यहाँ पे पेनल्टी लगेगी, तभी उसको माना जाएगा, वरना ऑफेंस नहीं माना जाएगा उस पर्टिकुलर गलती को। ठीक है। फिर आता है हमारा कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस, सेक्शन 96। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा दो पार्टीज होती है, एक होता है ऑफेंडर और एक होता है विक्टिम। विक्टिम कौन होता है? जिसका गलत हुआ है। तो जब वो दो पार्टीज क्या करती है कि आपस में बातचीत करके एक तरह से मैटर को रिजॉल्व आउट करती है। अब इसमें क्या है? सेक्शन 96 में है, फर्स्ट पॉइंट इज ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 88 एंड 89 कैन बी कंपाउंडेड बिफोर और आफ्टर द प्रोसिक्यूशन विद द प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट। अब हमने दो सेक्शंस देखे 88 एंड 89 पनिशमेंट वाले, एक तो नॉन कंप्लायंस वाला और एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाला। ये कंपाउंड दोनों तरह से किए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन से पहले भी और प्रोसिक्यूशन के बाद भी, विद द प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट। इसमें एक पेमेंट डिसाइड कर लेते हैं, यार तुम्हें को इतनी पेमेंट दो और केस को एंड अप करे, इस तरह से। ठीक है। हाउ एवर द कंपाउंडिंग रिक्वायर्स द कोर्ट परमिशन एंड कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम फाइन इम्पोज फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस। वही कि कंपाउंडिंग के लिए भी हमें कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, और जो भी फीस है ना, जो भी फाइन है, वो जो लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। जितनी लिमिट प्रोवाइड है उतनी ही लिमिट में फ़ाइन वगैरह इम्पोज किया जाएगा अगर हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है। एंड कंपाउंडिंग मस्ट बी डन विद अ कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 92। सेक्शन 92 के अंदर जो भी कंप्लेंट फाइल की जाती है उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। और सेक्शन 92 कौन सा होता है? कॉग्निजेंस वाला। ठीक है। और कॉग्निजेंस भी उसी के अंदर आती है, सेक्शन 88 और 89 के लिए की जाती है। सिंपल सी बात है, जो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस होते हैं ना, उसके लिए हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। Second point is central authority or any officer as may be specifically authorized by him in this behalf may compound the offences। वही कि जो सेंट्रल अथॉरिटी खुद से या फिर जो उसने एक ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज किया होता है वो ऑफेंसेस को कंपाउंड करता है। वो जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लिखा होता है कि किस तरह से उन्होंने करनी है, कितना फाइन लगना है, क्या लगना है, सब वो अपने आप देखते हैं। ऑफेंस के अकॉर्डिंगली भी देखा जाता है। ठीक है, कि गलती कितनी बड़ी है। फिर है थर्ड पॉइंट, सब सेक्शन 1, मतलब जो हमने
पहला पॉइंट पढ़ा है ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 88 एंड 89। इन्होंने क्या कहा, सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई टू द इंडिविजुअल्स हु कमिट द सेम और सिमिलर ऑफेंस विद इन 3 years of compounding of their first offense. Any subsequent offense committed after 3 years इज़ कंसिडर्ड अ फर्स्ट ऑफेंस। सिंपल सी बात है यार, मान लो कि आपने या मैंने, हमसे कोई गलती हुई, दैट ऑफेंस वॉज पनिशेबल अंडर सेक्शन 88 एंड 89, बट मैंने उस ऑफेंस की कंपाउंडिंग करवा ली, ठीक है, वो मैटर को सॉल्व हो गया। जब मैंने वो गलती की थी 2020 में की थी, अब 2023 में 3 साल बाद ना मैं दोबारा से कोई ऐसी मिस्टेक कर रही हूँ, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि मैंने दूसरी बार गलती की है, यही माना जाएगा आफ्टर 3 years कि मैंने पहली बार से वो गलती की है, ठीक है। इट वुड बी कंसिडर्ड एज द सिमिलर ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर है कि वेयर एन ऑफेंस है, अगला पॉइंट है, वेयर एन ऑफेंस हैज़ बीन कंपाउंडेड नो प्रोसीडिंग और फर्दर प्रोसीडिंग एज द केस में भी शेल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस सो कंपाउंडेड। सिंपल सी बात है, जब एक बार कंपाउंडिंग कर दी है ना, कंपाउंडमेंट हो गई है, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी ने भी जो भी फाइन वगैरह इम्पोज होना था सब प्रोसीडिंग हो चुकी है, उसके बाद जो ऑफेंडर है जिसने गलती की है उसके ऊपर हम दोबारा कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। एक बार मैटर सॉल्व हो गया तो हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द सम ऑफ द मनी फॉर कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और एन ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ शैल बी द डीम्ड टू द अमाउंट एंड इक्विटल विद इन द मीनिंग ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। वही उन्होंने बोला कि जो भी कंपाउंडिंग की मनी एक्सेप्टेंस में लगती है या फिर जो इम्प्लाई की जाती है, जो फाइन वगैरह लगता है, वो अमाउंट उस जो हमारे सीआरपीसी एक्ट में जो अमाउंट गिवन है ना कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के लिए, वो वाले फ़ाइन को, वो वाले अमाउंट्स को कंसीडर करके ही इम्प्लाई की जाएगी। कंपाउंडिंग की जो भी फ़ाइन लगता है ऑफेंडर के ऊपर जो लगता है, वो सारा सीआरपीसी कोड 1973 के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। सिंपल है कि एक बार हो चुकी है तो दोबारा नहीं, अगर 3 साल के बाद मैं दोबारा गलती कर रही हूँ वही वाली, तो उसको पहली बार की गिनती में गिना जाएगा, ठीक है। और एक बार मैटर सॉल्व हो चुका है, दोबारा हम ऑफेंडर के ऊपर उसी केस के रिगार्डिंग कोई भी फ़ाइन या कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। एक बार मैटर हो गया तो उसको फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल, स्टोरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और इम्पोर्टिंग द प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट क्या होता है कि मतलब हम कोई ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जिसके अंदर ना कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जो कि कंज्यूमर की कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, तो इस केस में क्या पनिशमेंट लगेगी। तो इसमें क्या लिखा है, हु एवर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चरर्स और सेल्स, स्टोर्स, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट या इम्पोर्ट एनी प्रोडक्ट कंटेनिंग द एडल्ट्रेंट शैल बी पनिशेबल। पनिशमेंट ऑफ कोर्स लगेगा, फाइन लगेगा, इम्प्रिजनमेंट होगी। तो कौन कौन सी कैटेगरीज है, 4 तरह की कैटेगरीज के अंदर पनिशमेंट लगती है। पहला कि नॉन इंजरियस प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करके सेल करी हूँ या इंपोर्ट करी हूँ जिससे इंजरी नहीं हुई मेरे को, बट इट वाज हार्मफुल प्रोडक्ट, तो उस केस में मेरे ऊपर 6 महीने की सजा है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन ऑफ ₹1,00,000, ठीक है। सेकंड के नॉन ग्रीवियस इंजरी प्रोडक्ट। नॉन ग्रीवियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिससे ना मेरे को फिजिकल या मेंटल हार्म पहुंचते हैं, मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। नॉन ग्रीवियस मतलब कि मेरी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को कोई हार्म नहीं पहुंचा, बट हाँ मेरे को थोड़ी बहुत चोट लगी, इंजरी हुई, थोड़ा हार्मफुल था, तो उसके मतलब हार्मफुल तो था ही ना, तो उस केस में क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन 3 लाख रुपीज़ तक का। पहले में क्या था, नॉन इंजरी में 6 महीने और 1 लाख रुपए फाइन, और नॉन ग्रीवियस इंजरी प्रोडक्ट में 1 साल की सज़ा प्लस 3 लाख का फाइन। फिर आता है सी, ग्रीवियस इंजरी प्रोडक्ट, मेरे को फिजिकल और मेंटल हार्म भी पहुंचा और इंजरी भी हुई है, मतलब एक तरह से ग्रीवियस है कि फिजिकल और मेंटल हार्म मेरे को पहुंचा है, नुकसान मेरे को हुआ है। उस केस में क्या है कि 7 साल की सज़ा है प्लस फाइन ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। और लास्ट है कंज्यूमर डेथ, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि उसको कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ना कोई बंदा तो उसकी डेथ ही हो जाएगी। उस केस में क्या है कि पूरे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जब तक जिंदा हो तब तक जेल में रहो, और फाइन भी लगेगा कितना, 10 लाख तक का। ये आपने एज इट इज़ लिमिट्स याद करनी है, ठीक है। या फिर अगर आपको याद नहीं होती, वैसे तो हो जाएंगी, ईजी है, अगर नहीं याद होती तो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कॉपरा एक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा, द ऑफेंसेज अंडर क्लॉज सी एंड डी शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेनेबल। सी और डी में हमने क्या देखा, सी में था ग्रीवियस इंजरी प्रोडक्ट्स और डी में था कंज्यूमर डेथ प्रोडक्ट। ये ऐसे हमारे 2 क्लॉजेज है, ये ऐसे 2 ऑफेंसेज है, ऐसी 2 गलतियाँ जो कि कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। एक बार हमें सज़ा हो गई, हम बेल पे नहीं जा सकते, ठीक है। और
जो इन सब मैटर्स में जब इस तरह को कि कोई मैटर होता है तो पूरी जांच पड़ताल करके ही बंदे को सज़ा दी जाती है कि जो एक्चुअल पर्सन है जिसने गलत किया उसी को सज़ा दी जाए। ठीक है, अब आगे क्या लिखा था, कोर्ट कैन सस्पेक्ट अ लाइसेंस फॉर फर्स्ट कन्विक्शन फॉर अप टू 2 years एंड कैंसिल इट फॉर द सेकेंड और द सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। मतलब मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, तो जब कोई बंदा इस तरह की गलती करता है इस तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके, तो जब पहली बार गलती होती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है 2 साल के लिए, और दोबारा जब गलती कर देता है तो उसका लाइसेंस बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाता है कि उसको दोबारा ना लाइसेंस दिया जाएगा और ना ही वो काम उसे करने दिया जाएगा। ठीक है, अब एडल्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है, मीन्स एनी मटीरियल इंक्लूडिंग द एक्सट्रेनियस मैटर विच इज़ एम्प्लॉयड और यूज फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट अनसेफ। मतलब वही कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रोडक्ट को अनसेफ बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और ग्रीवियस हर्ट का मतलब है, ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 320 में एक्सप्लेन्ड है, वो जब हम आईपीसी करेंगे तब हम पढ़ेंगे। वैसे ग्रीवियस हर्ट का मतलब ये है कि मेंटल या फिजिकल हर्ट हमें हो रहा है, उसको हम कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। ये था पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल और स्टोरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग या इम्पोर्टिंग द प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एडल्ट्रेंट। ये एडल्ट्रेंट वाले। अब आता है पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर द सेल और फॉर स्टोरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और इम्पोर्टिंग द स्पीरियस गुड्स। स्पीरियस मतलब है फेक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो नहीं दे रहे, उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे रहे हैं, तो उस केस में कितनी पनिशमेंट है। तो इसने पहला पॉइंट क्या है, हु एवर बाय हिमसेल्फ या ऑन बिहाफ ऑफ द एनी अदर पर्सन मैन्युफैक्चर स्टोर, वही की पनिशमेंट क्या है। अब पनिशमेंट देखते हैं सीधा। फर्स्ट इज नॉन ग्रीवियस इंजरी के लिए वही अप टू 1 year इम्प्रिजनमेंट और फाइन 3 लाख। ग्रीवियस इंजरी के लिए 7 साल की सज़ा और 5 लाख फाइन। फिर आती है डेथ के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन 10 लाख। सेम है, बस इसमें नॉन इंजरियस प्रोडक्ट नहीं आते। इसमें 3 कैटेगरीज है, नॉन ग्रीवियस इंजरी और डेथ। सज़ा सेम ही है। और नेक्स्ट के द ऑफेंसेज अंडर सेक्शन बी एंड सी शेल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। वही कि ग्रीवियस इंजरी वाले और डेथ वाले जो हमारे ऑफेंसेज होते हैं वो नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल होते हैं। और द कोर्ट कैन सस्पेंड अ लाइसेंस फॉर अप टू 2 years फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन एंड कैंसिल इट फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। सेम है जो हमने अडल्ट्रेंट वाले गुड में पढ़ा है, बस इसमें एक चीज़ नहीं है, कौन सी, इंजीरियस गुड्स वाले नहीं आते इसमें। बाकी जो भी इनकी सज़ा, इम्प्रिजनमेंट का टाइम, फाइन सारा सेम है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 94, मेजरमेंट टू प्रिवेंट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स या डायरेक्ट सेलिंग। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जो गलत ट्रेड प्रैक्टिस होती है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसकी बात की गई है सेक्शन 94 में। इसमें क्या लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक द मेजर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एंड द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। मतलब वही कह रहा है कि जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमें हमारे एक्ट के अंदर, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको ऑप्ट करके ई कॉमर्स में लगाए, डायरेक्ट सेलिंग में भी वो सारे मेथड्स इम्प्लाई करे, ताकि ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो ना हो, और जो हमारे कंज्यूमर्स है, जो हमारी जनरल पब्लिक है, उनके राइट्स और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सके। ठीक है, अगला है सेक्शन 98, प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कोई ऐसा एक्शन लिया हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन ने, या फिर हमारी सेंट्रल अथॉरिटी ने, या फिर किसी ऑफिसर ने, जो कि गुड फेथ में लिया गया है। मान लो कि उन्हें लग रहा था कि यार इस पर्टिकुलर काम से ना, इस बंदे के काम से ना जनरल पब्लिक को नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने उसका काम बंद करवा लिया। इट वॉज टेकन इन अ गुड फेथ ना। तो इसमें क्या है, सेक्शन 98 में लिखा गया है, इन्होंने क्या लिखा है, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शेल लाई अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, चीफ कमिश्नर, द कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर और द एम्प्लॉयर एंड एनी अदर person performing the duty under this act for any act which is done in good faith or intended to be done in the pursuance of the act or under any rule or order made thereunder। सिंपल सी बात है यार, अगर हमारी कोई भी कमीशन, प्रेसिडेंट या कोई भी मेंबर है इन तीनों कमीशन का, कोई भी ऐसा काम करे जो कि गुड फेथ में किया गया है, पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया, तो उस एक्ट को गलत नहीं माना जाएगा, उनके ऊपर कोई भी ऐसे प्रोसीडिंग वगैरह नहीं की जाएगी। ठीक है, और लास्ट आता है सेक्शन 100, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। सेक्शन 100 में इसमें क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ कॉपरा एक्ट 2019 शेल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब जो भी बाकी हमने कई पीछे देखा था ना कि कई केसेस में कॉपरा एक्ट जिसमें नहीं लगता तो उसमें कोई और एक्ट लगता है, तो उन्होंने वही बोला है कि ये इन एडिशन है और इसमें किसी भी और लॉ की प्रोविजंस को डेरोगेट नहीं किया गया, उनकी प्रोविजंस को चेंज नहीं किया गया। अब सीआरपीसी की जो भी पनिशमेंट थी वो एज इट इज़ ली गई ना, जो लिमिट्स थी उनको चेंज नहीं किया गया, वो एज इट इज़ ही ली गई है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉपरेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हमारा कुछ भी नहीं पड़ा, जो 2-4 डेफिनेशंस हमारी ऊपर रह गई वो बेसिक वैसे हमने सारे टॉपिक्स करते करते क्लियर कर लिए। बाकी जो रह भी गई होंगी तो वो हम शॉर्ट्स में क्लियर कर लेंगे। तो हेयर आर कॉपरेक्ट इज कम्प्लीटेड। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से ही बना के रखी है। ज़्यादा शेयर करो और spread love and support. And yes guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel for more updates. Thank you and have a nice day.